आपको बात नहीं करेगा, ठीक है। आज की क्लास में हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हमने पूरा करना है। जरा सा एक छोटी सी चीज हम और डिस्कस करनी है। मुझे एक बात बताएं सर, आपको एग्जाम में सवाल में अगर कोई भी कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, मैंने आपको कहा था आप उसको परचेज प्राइस का पार्ट बना देना, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो परचेज प्राइस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, जो पर यूनिट पे हो रही है वो तमाम यूनिट्स पे पे होनी है। और इफेक्टिवली आपको एक यूनिट कॉस्ट पे नहीं मिलेगा बल्कि कॉस्ट से ऊपर वैल्यू पे मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक चीज की परचेज प्राइस है 80 रुपए और आपसे ट्रांसपोर्टेशन वाला कह रहा है भाई मैं पर ट्रिप भी लूंगा पर यूनिट भी लूंगा, तो पर यूनिट आपने क्या करना है, परचेज प्राइस में ऐड कर देना है। ब्रोकरेज कॉस्ट हो परचेज प्राइस में ऐड कर देना है और फिर इंटरेस्ट आपने लगाना है किसके ऊपर। याद रखना सर 2008 में, सर 2004 में आई कैप ने इस तरह का सवाल पूछा है और वो आई कैप का इतना जबरदस्त ईओक्यू का क्वेश्चन है कि उसके बाद उस लेवल का क्वेश्चन आई कैप ने कभी भी नहीं पूछा, लेकिन वो सामने ऐसे पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं 2009, 10, 11, 12 के सवालात लगातार वो एक एक करके उठा के नीचे पूछ रहा है, चाहे वो ऑडिट के पेपर की बात हो चाहे वो कॉस्टिंग के पेपर की बात हो। तो मैं पुराने सवालों में भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप करके जाना, देख लेना उसको, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आइंदा के बाद सर जो कॉस्ट पर यूनिट दी हुई उसको क्या करोगे, परचेज प्राइस में ऐड कर दोगे। जो पर यूनिट पर ईयर दी हो उसको होल्डिंग कॉस्ट में डाल दोगे, जो पर ऑर्डर दी हो तो। अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक क्वेश्चन इस नियत से कि अगर वो आपसे हो रहा है तो इसका मतलब है हम ट्रैक पर हैं। मैं आपको सर 5 मिनट दूंगा, आपने इस सवाल में मुझे ईओक्यू निकाल के देना विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। ये किताब का क्वेश्चन नंबर कोई 21-22 के करीब है या 34-35 होगा। ये पेड है, क्या मतलब पेड है? मैंने बताया कि जनाब पर ट्रिप जो कॉस्ट आ रही है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का। चलो जी, पुरानी किताब में कुछ 34-35 होगा शायद, है मिल गया। पुरानी में 5 है और नई में भी 5 है। वेरी गुड सर, इससे और क्या कल रात कर लिया सर, ये वाला बहुत अच्छी बात है अगर कल रात कर लिया तो। सर जी डिमांड कितनी है जनाब, 77,81,250। परचेज कॉस्ट, फिक्स वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर एनम, क्या करना है इसका, इग्नोर। वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। स्टोर कीपर सैलरी नहीं सर। फ्यूमिगेशन चार्जेस फिक्स्ड है सर। फिक्स्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पर यूनिट पर ईयर, ये आपने लेना है। इंटरेस्ट कॉस्ट 15%, ये परचेज प्राइस पे लगानी है लेकिन पहले परचेज प्राइस डिटरमिन करनी है। उसके बाद आ रहा है ब्रोकरेज, उसके बाद आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, फिर आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, फिर एक चीज आ रही है आउट ऑफ पॉकेट। ये क्या है सर, देखें। वेरी गुड सर, देखो पेपर में बहुत सारी कॉस्ट शायद इस नाम से दे कि वो कंफ्यूज करे आप, लेकिन आप उसकी नस्ल देख लेना कि वो पर ऑर्डर है पर यूनिट है, आप उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट कर देना। बाहर आगे फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा था क्या। उधर अपने दिमाग लगाने की जरूरत कि आउट ऑफ पॉकेट वैसे होता क्या, मैं बता रहा था। बाज़ औक़ात आपका जो सप्लायर होता है वो आपके बिहाफ पे खर्चा कर देता है और फिर आप उसको क्या करते हो, अपनी जेब से वो खर्चा वापस देते हो, रिम्बर्स करते हो, ठीक है जी। तो ये वो खर्चा है, लेकिन ये भी कैसे दिया हुआ पर। शाबाश सर, मुझे ईओक्यू निकाल के बता।
जी बेटा 5000 आ रहा है, जूम आउट करूं मतलब छोटा कर दूं उसको, इसमें सवाल पूरा तो आ रहा है बेटा, ठीक है, ये एक लेवल नीचे कर दूं अब सही। जी जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो करे सब, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। 5000 यूनिट्स। अच्छा 4184 और 4884 उनका आ रहा होगा जिन्होंने सही परचेज प्राइस नहीं निकाली। डिमांड से प्लस हो गई थी, कौन सी डिमांड से प्लस हो गई थी भाई, आगा जी जनाब 5000, 180 डिमांड थी, 180 परचेज प्राइस थी। बेटा अच्छा जी प्लीज बोर्ड में देखो दोस्त, यहां देख ले सर। यार मैं अब इसके बाद ना बोलूंगा नहीं, मैं जिसको बात करते हुए देखूंगा ना, मैं बड़े नहीं हुए अभी तक तुम लोग। होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर मेरे पास, होल्डिंग कॉस्ट में मेरे पास सर ये नहीं आएगा, ये आएगा सर वेयर हाउसिंग कितने की, 25 रुपए पर यूनिट पर ईयर। स्टोर कीपर सैलरी नहीं, सुंडी मार दवाइयां नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स नहीं, फिर इंश्योरेंस कितने का मेरे बच्चों, 40 रुपए पर यूनिट पर ईयर। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट को हम बाद में देखते हैं। इसी तरह मुझे यहाँ परचेज प्राइस भी पूरी करके दो। परचेज प्राइस में एक तो कॉस्ट है कितने की, 385, फिर ब्रोकरेज आएगी 10 रुपए की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कितने की, ये हो जाएगा कितना 400 रुपए। अब यहाँ इंटरेस्ट भी डाल दूं मैं सर, 400 रुपए की परचेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 15% कितना जी। अब बताएं सर मेरे पास, अच्छा ये कंप्लीट हो गया, पर यूनिट पर ईयर, ये 400 रुपए पर यूनिट। अब बताएं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जनाब, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास दो हैं, तीन है, अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1250, फिर आउट ऑफ पॉकेट है, अच्छा वो बच्ची सही कह रही थी, इसको थोड़ा सा ऊपर करना, नीचे आ रहा डाटा आ रहा था। ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट कितनी 650, ये कितना होगा टोटल 2000 पर ऑर्डर। अब एक बात बताएं, सब सारा डाटा आपके पास मौजूद है, तो 2 इंटू डिमांड मल्टीप्लाई बाय और रेस टू पावर कितना 5000। देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या होता है। बाज़ औक़ात आपके बिहाफ पे जो सप्लायर गुड्स आपको दे रहा होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट या कुछ खर्चे अपने बिहाफ पे कर देता है, आपको कहता है ठीक है जी आप बाद में मुझे दे देना, अभी मैं आपके बिहाफ पे खर्चा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी हर ऑर्डर पे हमें 100 रुपए उसको देने पड़े, ठीक है जी। मे बी सर वो 100 रुपए पुलिस वाले को बता देता हो, मे बी वो 100 रुपए सर कोई ऐसा खर्चा करता हो पर ऑर्डर, ठीक है जी, डिस्पैच का खर्चा करता हो, कोई सर कोरियर का खर्चा करता हो, तो 100 रुपए में क्या करने पड़ते हैं उसको देने पड़ते हैं, पक्का ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टोटल अभी कॉस्टिंग की सिर्फ 3 क्लासेस हुई, तुम लोगों से हो गया था सवाल, हो गया था पक्का।
नहीं रिफ्रेशर नहीं, जो नए बलूंगड़े हो गया था, गुड है बेटा, बढ़ जाए हम आगे। अब आओ मेरे बच्चों, आज के पूरे दिन में हमने डिस्काउंट देखना है। क्या देखना है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कई तरीके से एग्जामिनर पूछता है, कई सारे जो है वो एस्पेक्ट्स हैं उसके, एक एक करके सारी चीजें हम देख रहे हैं। मुकम्मल ध्यान आपने यहाँ देखो, ठीक है जी। सर डिस्काउंट के 3 केसेस आप देखोगे, किसी ने कॉपी तो नहीं करना ना? करना है तो मैं रुक जाता हूँ। नजर नहीं आ रहा कौन? अच्छा, मुबारक हो तुम लोग, आ रहा हूँ। स्टैंड भी है के साथ? अच्छा आ रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, कल तो कहा था कि नो बल्क परचेज डिस्काउंट, आज हम कह रहे हैं जी बल्क परचेज डिस्काउंट है। सवाल में तो आ सकता है ना, अजम्पशन क्या है कि नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, लिख दे भाई, सवाल ही सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि आपने बल्क परचेज डिस्काउंट दे दिया। बेटे जा बेटा, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना। देखिए बल्क परचेज डिस्काउंट या तो आएगा एक सिंगल रेट से, या बल्क परचेज डिस्काउंट के मल्टीपल स्लैब्स होंगे। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं है क्या। या सिंगल रेट 2 तरह से टेस्ट हो सकता है, नॉट अफेक्टिंग होल्डिंग कॉस्ट, अफेक्टिंग होल्डिंग कॉस्ट। 3 केसेस आपने देखने हैं। अभी मैं एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एग्जामिनर किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकता है। पक्का? पढ़े? सही है जी। हम मैं बताता हूँ बेटा, तुम्हें भिजवाना क्या तुमने, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों। मैं सबसे पहले एक छोटा सा केस लेके चल रहा हूँ आपके सामने, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे फोकस करना प्लीज, ठीक है। एग्जामिनर ने जितने भी यूपी के सवाल पूछे 80% के नीचे एक लाइन डाल दी, अगर ऊपर के केस पे डिस्काउंट होता तो आप क्या करते? ठीक है जी। 80% सवालों में पार्ट 2 में क्या आता है, अगर डिस्काउंट है तो बताएं आपके डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, बोर्ड पे देखना। अज्यूम करो एक कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड 60,000 यूनिट्स है। कितने जी? 60,000 यूनिट्स है। सर इस कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है 5। इस कंपनी की ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो मिसाल के तौर पर 1,000 रुपए पर ऑर्डर। मुझे इसका योग क्यों निकाल के दोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर हाफ। कितना? 4899 या 4899 ऐसा? सर ऑलमोस्ट 4,900 यूनिट ऐसा। इसका मतलब है कंपनी ऑलमोस्ट 4,900 यूनिट आपसे कह रही है, यानी एनालिसिस आपसे ये कह रहा है कि अगर 4,900 यूनिट तो मंगवाओ तो तुम्हारी कॉस्ट क्या हो? लोएस्ट हो। इसमें एक चीज और भी ऐड कर देते हैं, इस कंपनी की प्रोडक्ट्स की परचेज प्राइस है 40 रुपए पर यूनिट ऐसा। अब सुनना गौर से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इस ईओक्यू में कंपनी की टोटल कॉस्ट एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी है, आप कहोगे सर 60,000 यूनिट हमने मंगवाने हैं, एक यूनिट कितने का आता है? 40 रुपए का। कितने का आता है? 40 का। कितने पैसे हो गए? 2.4 मिलियन। गौर से देखना, फिर एग्जामिनर ने आपसे कहा कि एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी निकाल लो। आपने कहा जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट से पहले मैं चाहता हूं कि मैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लूं। ठीक है जी, मुझे बताएं सर मेरे पास कितने कितने यूनिट्स आपने मंगवाने का सोचा है? 4899। टोटल डिमांड कितने की है? 60,000 की। एक वक्त में कितना मंगवाना चाहते हो? 4899। तो तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्डर्स का अंदाजा हो जाएगा। ऐसा उसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 1,000 से। बताओ मैं कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करूंगा? 12,000
247 पक्का। अच्छा इसी तरह एग्जामिनर ने कहा जरा लगे हाथों एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी निकाल लें। हमने कहा अभी निकाले देते हैं। 4899 यूनिट्स में मंगवाऊंगा, इस्तेमाल करते करते जीरो कर दूंगा। 4899 यूनिट्स मंगवाऊंगा, इस्तेमाल करते करते जीरो कर दूंगा। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे? 2 से, ताकि क्या निकला है? एवरेज स्टॉक निकाला है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? सर 5 रुपए है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये भी आ रहा है सर 122। अब बताओ कंपनी की टोटल कॉस्ट ईओक्यू पे कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है? ये 3 फिगर्स ऐड करने में 15 मिनट ले लो। 244 और फिर 94 भी। ये है आपकी टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू ऐसा। और आपको ये पढ़ाया गया है, इससे कम कॉस्ट पॉसिबल ही नहीं। ऐसा नहीं लिखो 2 मिनट रुक जाओ। अब हम सप्लायर के पास गए, हमने कहा जी हमें चाहिए 4899 यूनिट्स एक वक्त में, यानी 4900 यूनिट। उसने कहा सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप 15000 यूनिट ले जाओ आप। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी मुश्किल से ईओक्यू समझ में आया, वो कैलकुलेट करके हम आए, और तुम अब कह रहे हो 15000 ले जाओ, ये क्यों? उससे कहा सर आप 15000 यूनिट अगर एक वक्त में लेके जाते ना, मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। हमने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा परचेज डिस्काउंट है ही नहीं। उससे कहा सर आपको परचेज डिस्काउंट चाहिए नहीं चाहिए, या आपने ये बैठ के यहाँ बगैरतियां करनी है? हमने कहा अगर तुम परचेज डिस्काउंट दोगे तो क्या कम होगा इसके अंदर? उसने कहा 40 रुपए की जो प्राइस है ना, ये 5% कम हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी? आपने फिर दुकान वाले से पूछा यार मजाक तो नहीं कर रहे हो? सर ने कहा परचेज डिस्काउंट होता ही नहीं है। भाई ये थ्योरी की असम्पशन है, प्रैक्टिकल में होगा नहीं होगा ये तो मतलब आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा ना। है परचेज डिस्काउंट, अब क्या करें? क्या कर रहे हैं सर, क्या मांग रहे हो हमसे? कितने यूनिट कह रहे हैं कि खरीदो? 15000। अब एक काम करो, आप 15000 यूनिट, गौर से सुनना, मैं बाद में टेक्निकल डिस्कशन करूंगा इस पर। 15000 यूनिट अगर मैं मंगवाता हूं तो बताओ मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट क्या होगी? एनुअल परचेज कॉस्ट क्या होगी पता है कितने? 60000 यूनिट ही मैं मंगवाऊंगा, लेकिन 40 रुपए नहीं बल्कि आप 5% डिस्काउंट के बाद 95 कितने? 228। ओके ठीक है, 2.28 मिलियन का सर हमारे पास हिसाब किताब बनेगा। जी सर मेरे पास ये आ गया 228 4। यार मुझे एक बात बताओ, किस स्कूल से पढ़कर आ रहे हो? 22840 पढ़े हो जाओ यार। कल किसी कंपनी में मीटिंग में बैठे हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ कितना डिविडेंड दिया? 40040। सर 2.28 मिलियन खत्म। 228,040 है। अच्छा सुनो, डिस्काउंट मिल गया। सुनो 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 सुनो, ठीक ठाक कॉस्ट कम हो गई। अब बताओ सीधी सी बात है सर, अगर आपने सर 15 हजार यूनिट्स मंगवाने हैं तो बेटा आपको तो ऑर्डर ही टोटल 4 देने होंगे। क्यों? 60,000 यूनिट आपने मंगवाने हैं और 15 हजार करके आप मंगवाओगे तो 4 ऑर्डर हो जाएंगे। 1000 रुपए के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 4000। लेकिन सर नुकसान ये है कि जब तुम ये लेके आ जाओगे ना तो ये तुम्हें गोडाउन में डंप करने होंगे। सर कितने यूनिट लेके आओगे? 15000। एवरेज स्टॉक तुम्हारा 7500 बनेगा। कितना? कितने? 37,500। बोर्ड में लिखना। मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2321,500। हाँ जी। अब बताओ, हम लकीर के फकीर बने रहें और पढ़े लिखे बने रहें और हम कहें जी हम ईओक्यू मंगवाएंगे, वहां कॉस्ट कम है या 15,000 रुपए कॉस्ट कम आ रही है? तो सर फिर तो ईओक्यू फेल हो गया ना। ईओक्यू फेल हो गया? नहीं, ईओक्यू ने कहा था भाई अगर परचेज प्राइस में डिस्काउंट होगी तो फिर मेरे मॉडल को इस्तेमाल नहीं करना, फिर आप चेक कर लेना, जहां आपको फायदा हो उस पर चले जाना। मेरा मॉडल ये अज्यूम करके चलता है कि कोई परचेज डिस्काउंट, लेकिन अगर हो तो फिर मेरे मॉडल पे डिसीजन नहीं लेना। अब बताओ सर कितने का फायदा नजर आ रहा है अगर हम ईओक्यू को छोड़ के 15,000 यूनिट मंगवाएं?
कितने का फायदा नजर आ रहा है? 102,994। अच्छा, अब सुनो, यहां तक आपके लेवल की बात हो गई। अब थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन। मेरे प्यारे बच्चों, आगे वाली डिस्कशन अगर किसी को समझ नहीं आती है तो ना आए, लेकिन अगर किसी को समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ सर, हमारी टोटल जो एनुअल कॉस्ट होती है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं सर? 1, 2 और 3, ऐसा? आप देखो, इसमें परचेज कॉस्ट एक मैसिव कंपोनेंट है, 2.4 मिलियन रुपीस। और नीचे जो 2 कंपोनेंट आ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। ऐसा है या नहीं है? आपको जब डिस्काउंट मिलता है, किस कंपोनेंट में सबसे बड़ा चेंज आ रहा है? चेंज किस में आ रहा है? परचेज प्राइस में। 24 लाख में 1% चेंज भी, 1% चेंज भी अच्छा खासा चेंज होता, 24,000 का चेंज होता। ये दोनों मिला के 24,000 बन गए। इसका मतलब ये तो 5% डिस्काउंट है। इवन 1.5% डिस्काउंट भी होता तो हमारा डिसीजन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। इसका मतलब ये कि सर जब भी एग्जाम में डिस्काउंट आएगा, 99% केसेस के अंदर हमें ईओक्यू को छोड़ के किस पे जाना पड़ेगा? क्योंकि सर बाकी की कॉस्ट कंपोनेंट्स परचेज कॉस्ट के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली कम होते हैं, और ईओक्यू चेंज करने से परचेज कॉस्ट तो चेंज नहीं होती। चेंज कौन सी कॉस्ट होती है? ये 2 कॉस्ट चेंज होती है। भाई ये 2 कॉस्ट चेंज हो भी गई, कितना चेंज होगी? डबल हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है इससे? ऊपर वाली कॉस्ट में थोड़ा सा चेंज आना भी बड़ा चेंज होगा। अब मुझे एक बात बताएं, आप एग्जाम में सवाल सॉल्व कर रहे हो, डिस्काउंट आ गया और आपका फैसला आ रहा है कि ईओक्यू सही है, ईओक्यू को नहीं छोड़ना चाहिए, और डिस्काउंट का रेट है 3%। आप अपने दोनों गालों पे टमाटे मारें और चेक करेंगे आपने सही किया है या नहीं किया है। आप अभी भी नींद में हो, ठीक है जी। याद रखना, डिस्काउंट 1%, 1.5% भी भारी अमाउंट होगी। अब बताओ सर, जब भी परचेज डिस्काउंट आएगा मैं ईओक्यू फिर भी कैलकुलेट करूंगा। मैं ईओक्यू पे ये तीनों कॉस्ट निकालूंगा। कौन सी तीनों कॉस्ट सर? 1, 2 और 3, और फिर उसको कंपेयर करूंगा किससे? डिस्काउंटेड क्वांटिटी से। ऐसा क्या इधर एग्जामिनर ने एक ही डिस्काउंट रेट दिया? एक ही है ना? कहा जी 5,000 नहीं मंगवाओ, 4,990 नहीं मंगवाओ, बल्कि क्या मंगवा लो, 15,000 मंगवा लो। वोट इफ क्यों तुम्हें कहता 15,000 मंगवाओगे तो 5% डिस्काउंट, 30,000 मंगवाओगे तो 15% डिस्काउंट। ऐसी बात उसने नहीं की है। बाजी जल्दी से जाओ, जल्दी शाबाश शाबाश, जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जाए। जिसको नींद आया करे खुद उठ के चला जाए, मेरे मुंह हाथ धो के आ जाए। जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। चले जाओ बेटा, मुझे नींद आएगी तुम्हें देख के। जाओ जल्दी से जाओ, चले जाओ, कोई मसला नहीं तो मैं तुम्हें कह देता कि यार यहीं पे ऐसे मुंह पे पानी मार लो, नहीं तो फिर बाद में धोना पड़ेगा सब। चलो जी, अच्छा जी, वो बता रहा हूँ बेटा, वो बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। अब बताओ सर, जब भी डिस्काउंट का सवाल आएगा कि एक ही डिस्काउंट रेट था, मल्टीपल है यहाँ पे? एक है, अभी आएंगे मल्टीपल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ डिस्काउंट से क्या चेंज हुआ? परचेज प्राइस चेंज हुई, होल्डिंग कॉस्ट चेंज हुई? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर चेंज हुआ? नहीं, 5 रुपए पहले भी था, अभी 5 है। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी परचेज प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाए? हो सकता है। अगर आपकी होल्डिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट होता तो होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाती। याद है ना भाई, क्या पढ़ा हमने कि सर हमारे पास जब इंटरेस्ट होगा होल्डिंग कॉस्ट के अंदर, तो इंटरेस्ट किसका परसेंटेज है? तो परचेज प्राइस ऊपर चेंज हुई तो नीचे। हमने अभी ऐसी कोई चीज, हमने अभी पढ़ा एक सिंपल सा केस, एक सिंगल डिस्काउंट रेट है, सिंगल डिस्काउंट रेट है, उससे सिर्फ परचेज प्राइस चेंज हो रही है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। आगे हम एक और केस देखेंगे जिसमें मल्टीपल डिस्काउंट रेट्स होंगे, फिर एक और केस देखेंगे जिसमें होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो रहा हो। इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है कि हमारे पास कितने केसेस हैं? 1, 2 और हमने अभी कौन सा पढ़ा? सिंगल रेट नॉट अफेक्टिंग होल्डिंग कॉस्ट, ऐसा है। अब बताओ, जब भी डिस्काउंट आएगा आप क्या करोगे? ईओक्यू कैलकुलेट करोगे, ईओक्यू पे भी कॉस्ट निकालोगे और डिस्काउंटेड क्वांटिटी के ऊपर भी कॉस्ट निकालोगे, ऐसा। और चेंज कौन सी कॉस्ट होगी? सिर्फ परचेज प्राइस चेंज होगी, उससे परचेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ना होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चेंज, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर चेंज होगा,
ना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चेंज होगी, ऐसा है। अब कॉपी करें इसको शाबाश। अभी मैं एक उससे ग्राफ है ना उससे प्रूफ करूंगा, 2 मिनट रुको बता। देखो जब डिस्काउंट अवेलेबल होगा ना तो फिर ईओक्यू रेलेवेंट नहीं रहेगा। किससे? नहीं ना, हमने ईओक्यू थोड़ी निकाला, हमने तो कॉस्ट निकाली ना। कॉस्ट निकालने के लिए मेथड थोड़ी है। ये 3 कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट किए हैं ये तो हर जगह ऐसे कैलकुलेट होंगे। ईओक्यू कैलकुलेट करने की लिमिटेशन, ठीक है। हाँ भाई मिल जाएंगे। कह रहे गरीब थे इसलिए पूछ रहा, तो गरीब थे भूखे नंगे थोड़ी थे यार। चलो जी, गरीब का मतलब एक महावरतन मैंने कहा। उस वक्त आर्टिकल्स कर रहे हो तो बंदे की 1-1 रुपए पे ध्यान होता है। चलो जी, चलो मेरे बच्चों, सर ये 15,000 कहां से आया, ये है मेन क्वेश्चन। ये 15,000 कहां से आया? सप्लायर ने ये 15,000 की अमाउंट कोट की ना, और कहां से आया है? पेपर में दिया हुआ होगा मेरा बच्चा, अज्यूम नहीं, अज्यूम क्या पेपर में गिवन होगा। चले जी बढ़े आगे। आओ प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन करें। मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करें, गलत कर दें, सत्यानाश कर दें, लेकिन अटेम्प्ट खुद करें उसको, ठीक है जी। मैं इसको रीड कर रहा हूं और करना आपने खुद है इसको। ये कह रहे जी, शाजमान लिमिटेड प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट जंबो पॉप, जो भी नाम है इसका, ठीक है जी। द प्रोडक्ट यूजेज द सिंगल रॉ मटेरियल। अच्छा सुनो, तुम सप्लायर से क्या मंगवाते हो, फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल? तो अभी तक आप तो सर फिनिश गुड्स पे चल रहे थे। अभी तक मैं अज्यूम कर रहा था कि मैं एक ट्रेडर हूं। मैं कौन हूं? अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर आपको एग्जामिनर फिनिश गुड्स की डिमांड दे तो आपने पहले उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रॉ मटेरियल की डिमांड में। ईओक्यू किसका निकाला जाता है? जो चीज आप खरीद रहे होते, ईओक्यू उसका निकाला जाता है। अब यहाँ चेक करो, अब रॉ मटेरियल खरीद रहे हो या फिनिश गुड्स खरीद रहे हो, चेक करो। शाजमान लिमिटेड एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब शाजमान लिमिटेड इज नॉट अ कमर्शियल ट्रेडर, ये मैन्युफैक्चरर है। अब बताओ, सिंगल रॉ मटेरियल है सर इसका, ईच यूनिट वेज 10.66 kgs। ओके जी, इसका मतलब जो यूनिट तुम बना रहे हो ना प्यारे भाई, उसका वजन कितना है फिनिश गुड्स का? 10.66 kg। और जो सुनना, सर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स बन जाता है। ऐसा है, क्या बन जाता है उसके बाद वो, फिनिश गुड्स बन जाता है। बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, बेटा बोर्ड पे देखो, बातें नहीं करो प्लीज। सर मुझे एक बात बताएं, फिनिश गुड्स का वजन है 10.66 kg, ऐसा पढ़ो क्या लिख रहा है वो, क्या कह रहा है वो कह रहा है भैया हमारे पास जो प्रोसेस है, उस ये प्रोसेस फिनिश गुड्स बनाने में ना 18% इनपुट खराब हो जाता है। आंखें खोल के बोर्ड पे, बोर्ड पे। सर मैं पता नहीं कितना मटेरियल लेके प्रोसेस में जाता हूँ, फैक्ट्री में घुसता हूँ, जो भी मटेरियल लेके मैं घुसता हूँ ना, उसमें से 18% मटेरियल खराब हो जाता है। उसके बाद जाके क्या बनता है, एक फिनिश गुड का यूनिट, और वो कितने का है, 10.66 kg। ये कितने परसेंट लॉसेस के बाद आ रहा है, 18% लॉसेस के बाद आ रहा है, ऐसा। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई, बताओ मुझे एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी चाहिए होते हैं, तो आप कहोगे जी एक यूनिट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 10.66 kg डिवाइडेड बाय
82%। भाई ये समझ आ रहा है ना इक्वेशन? अगर किसी बच्चे को ये इक्वेशन समझ नहीं आई और वो चुप करके बैठा रहा तो इंशाल्लाह उसके नसीब के जूते उसको जरूर पड़ेंगे। ऐसा क्योंकि वो बंदा के किसी डॉक्टर के पास गया और खामोश बैठा हुआ है, तो डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे कि वो हाथ लगा लगा के चेक करे कि दर्द कहाँ हो रहा है। आपको खुद बताना है, डॉक्टर नहीं पूछेगा आपसे, बताओ सर मेरे पास 10.66 kg आ रहा है आउटपुट, मैं इसके लिए कितना मटेरियल खरीदूं कि 18% लॉसेस के बाद भी सर मेरे पास 10.66 बचे, कितना जी 13 किलो। इसका मतलब है 13 किलो मटेरियल लेके जाओगे तो 18% लॉस के बाद भी आपको एक यूनिट जो है फिनिश गुड्स का मिल जाएगा। पक्का? पक्का सही है ये? श्योर? एक स्टेप आगे जाते ठीक। एक अभी एक बच्चा जागा अनस शेख, उसने कहा सर मुझे दोबारा समझा दें। देखो मैं कह रहा हूं जनाब, एक कंपनी जितना भी मटेरियल लेके जाएगी ना फैक्ट्री में, उसमें से 18% लॉस निकलेगा। मुझे एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 10.66 kg चाहिए, यानी फिनिश गुड का वजन है 10.66 kg। तो मुझे बताओ इसके लिए कितना मटेरियल खरीदा गया होगा कि लॉसेस के बाद इसमें 10.66 बचा होगा। तो मुझे खरीदना है कितना सर? 13 kg। 13 kg जब मैं खरीदूंगा ना, उसमें से 18% का निकलेगा लॉस, और जो बचेगा ना 82% वो होगा 10.66 kg। पक्का? अच्छा अब बताओ आगे क्या कह रहे हो? फिर वगैरह जी एनुअल डिमांड फॉर फिनिश प्रोडक्ट इस 50,000 यूनिट्स। अब बताओ हमारा तो डिमांड ये नहीं है ना, हमारी डिमांड तो होगी 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 13 kg, कितने? 6.5 लाख kg। पक्का? ऐसा ही है? बताओ हमने ईओक्यू फिनिश गुड्स का निकालना है या रॉ मटेरियल का? ईओक्यू उस चीज का निकाला जाता है जो आप सप्लायर से खरीदते हो। क्या इधर सप्लायर से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं? सर रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। तो हमने पहले क्या किया, फिनिश गुड्स से रॉ मटेरियल की डिमांड निकाली, ठीक है जी, और लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद हमने देखा कि 6.5 लाख kg हमें चाहिए। ऐसा? आगे बढ़ो। अच्छा जी, फिर कह रहे जी होल्डिंग कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल इज 40 रुपए पर kg पर ईयर। इधर पर यूनिट पर ईयर क्यों नहीं लिखा है? सर क्योंकि हम मटेरियल के लिए ईओक्यू निकाल रहे हैं, तो हमें होल्डिंग कॉस्ट भी किसके लिए चाहिए? मटेरियल के लिए, पर केजी पर ईयर। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फिर परचेज प्राइस 150 रुपए पर केजी। अब वो कह रहे जनाब द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इज विलिंग टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट ऑफ 4% इफ ऑर्डर साइज। इससे क्या मतलब है? एक वक्त में आप कितना यूनिट मंगवा रहे हो, ठीक है जी। इफ द ऑर्डर साइज ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000 kg और मोर। अब बताओ हमें किस तरह अप्रोच करना चाहिए सवाल? हमने करना ये कि सर पहले ईओक्यू निकालना है, चेक करना है उस पर टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, और फिर हमने निकालना है सर 50,000 kg के ऊपर क्या हिसाब किताब बन रहा है। शुरू हो जाओ शाबाश। बेहतरीन हो गए लोगों, शाबाश। मैं इसको करवा रहा हूँ सब। यहाँ देखें जी, मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ ईओक्यू। मैं देख रहा हूँ सर मेरे पास डिमांड है, फिनिश गुड्स की डिमांड है सर मेरे पास 50,000 यूनिट इंटू 13 kg, कितने? 6,50,000 kg। फिर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितना? 40। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना? 2830। तो सर अगर हम ईओक्यू कैलकुलेट करें 2 इंटू 6.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2830 डिवाइडेड बाय 40 रेज़ टू पावर हाफ, कितना? 9590। ऐसा 9590 यूनिट से केजी। अब हम एक काम कर रहे हैं सर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअल ऑर्डरिंग, एनुअल सॉरी परचेज कॉस्ट, फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एट
EOQ and at an order size of 4,000 kg। ऐसा सर मेरे पास एट EOQ परचेज कॉस्ट 6.5 लाख इंटू 150 कितना आ रहा है सर? 97.5 मिलियन। इधर सर मेरे पास 6.5 लाख kg मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना 90 ये आ गया सर मेरे पास। फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 6.5 लाख kg मैंने ऑर्डर करने और मैं 9590 मल्टीप्लाई बाय कितना 191814 ऐसा। अच्छा इसी तरह मेरे बच्चों मैं अगर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां निकालूं तो 6.5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2830 कितना 36790। सर मेरे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ये कम होगी इधर क्योंकि 9590 यूनिट्स अगर मैं रखूंगा स्टोर में और मुझे कितने 40 रुपीज कितना 191800 14 भी कर सकते थे। इधर 50,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना 180 1 मिलियन 1 मिलियन आ रहा है ऐसा। हाँ मेरा बच्चा बोलो मैं क्लास में अर्जेंट बिल्लियों का मैं भी काशिफ को दे देता हूँ रखो क्लास में ठीक है। बेटा मैं तुम लोग बिल्लियां देखना मैं क्लास के लिए कोई चलो जी चले जी क्या रहा सर टोटल 97 बेहतरीन हो गया जी। और इधर 946367 ओके जी। अब बताएं सर मेरे पास अपेरेंटली कोई 3 मिलियन का मुझे जो है ना वो डिफरेंस नजर आ रहा है। वेरी गुड जी 324 चलो जी एक्सेलेंट जी ये हमारे पास सेविंग आ गई। अब अगर मैं आपको सर इसी सवाल में एक छोटी सी चीज चेंज कर दूं और मैं आपको कहूं कि जो होल्डिंग कॉस्ट है उसमें एक कंपोनेंट ऐसा है जो डिपेंड करता है परचेज प्राइस पे जैसे इंटरेस्ट है तो ऐसा सवाल हैंडल कर लोगे हैं? ये कितने लोगों ने सही कर लिया था कितने लोगों से गलती हुई इसमें गलती हुई लेकिन उसके बाद कवर कर लिया देख लिया। अच्छा यार देखो किसी से सवाल गलत हो जाए ना तो ऐसे हाथ खड़ा कर भाई मुझसे हुई गलती। इससे कोई जज नहीं करता आपको कि आप कोई बेवकूफ हो या आप कोई अच्छे इंसान हो। मुझसे आज तक क्लास में कभी सवाल सही नहीं हुआ लेकिन जिसके सही होते थे वो फेल हो जाते थे मैं पास हो जाता। ठीक है जी नहीं ऐसा नहीं है ना देखो ये है गलत एनालॉजी ड्रॉ करना। ठीक है जी कि जिसके सही हो रहे हैं वो गलत हो जाता होगा कोई मसला नहीं। ठीक है जी इसमें EOQ का क्या फायदा ये सबसे अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं एक बंदा जो फर्स्ट अटेम्प्ट पास होता है ना वो कभी अच्छा टीचर नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं होता है कि बच्चे जलील होकर पढ़ते कैसे हैं आखिरी टाइम पे उनको क्या मुश्किलात होती हैं। ठीक है जी मैं जानता हूं ना एक, एक आप एक बच्चे को बोल लो पहले पढ़ो आखिरी महीने रिवीजन करना वो कहता है मैं पढ़ता ही आखिरी महीने रिवीजन की जरूरत ही पेश नहीं आती। इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ पेपर देने पहली दफा पढ़ गए हैं। भाई मैं बता देता हूँ
मैंने जो पेपर पहली अटेम्प्ट में पास किया ना, उसमें एक तो मेरे टाइम पे पेपर बहुत आसान आते थे, सीधी बात है, मैं एडमिट करता हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अंदाजा होता है, और अपने सीनियर्स को देख के तो मुझे बिल्कुल अंदाजा होता है कि अगर ये पास हुए हैं तो पता नहीं आई क्या पूछता था। ठीक है जी। और फिर आप लोगों को देख के, आपकी मुश्किलात देख के, पेपर देख के मुझे फील होता है कि हमारे टाइम पे पेपर आसान आते थे। ठीक है, हमारे टाइम पे ओपन बुक एग्जाम नहीं होता था। ठीक है जी, मतलब फाइनल में जैसे ओपन बुक है ना, आप स्टैंडर्ड्स ले जाओ, ऑडिट स्टैंडर्ड्स ले जाओ, तो हमें रट्टा मारना पड़ता था। और जो बंदा जिसका थोड़ा सा रट्टा मारना या चीजें ध्यान में रखना स्ट्रांग है, उसको इस प्रोफेशन में एडवांटेज और एडवांटेज होना भी चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर है ना, वो नॉलेज बेस्ड है, वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। आप जब किसी कंपनी में होते हो ना, वो आपसे पहला सवाल पूछता है ये ट्रांजैक्शन टैक्स के हिसाब से अलाउड है या नहीं। वो आपसे ये थोड़ी पूछता है कि इस ट्रांजैक्शन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो काम उनका है, वो खुद देखते हैं, डिसीजन मेकिंग वो करते हैं, आपसे पूछते हैं कि लीगली अलाउड है। अब आप वहां अगर ना बताओगे जी फलां सेक्शन में चीज लिखी हुई है, तो आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि यार ये कैसा प्रोफेशन है जिसमें रटा, भाई तुम्हें नॉलेज चाहिए। ठीक है जी, आपको नॉलेज जमा करने के लिए चीजें रिटेन करना पड़ती हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक दिन ना एक कंपनी के एक डायरेक्टर को रात को दारू पीने के चक्कर में पुलिस उठा के ले गई। ठीक है जी, वो डायरेक्टर, वो बेचारे ज़ईफ हैं, वो बाबा जो है वो पी पिला के गाड़ी चला रहे थे, तो उनको दरख्शन थाने वालों ने, पुलिस वालों ने रोका, और वो थोड़े शार्ट हो गया दिमाग उनका, ये भी ज़ईफ, और वो इवन बड़े आदमी लोग। उन्होंने क्या किया जी, पुलिस वालों को गालियां दे दी। पुलिस वालों ने कहा चलो ऐसी की तैसी, तुम जो भी हो, ले गए उठा के, और उनके पास पीछे जो है वो 4-5 दारू के कैन पड़े हुए थे, वो भी ले लिए उनसे। ठीक है जी, और लेके बंद कर दिया। अगले दिन हमारी ना, मतलब जिस कंपनी के थे उसकी बोर्ड मीटिंग थी, अगले दिन उसकी बोर्ड मीटिंग थी, तो उसके जूम मीटिंग नहीं हुई। आप करें, गलती हो गई। तो उससे सुबह पूछा गया कि सीईओ से पूछा गया, भाई ये तो डायरेक्टर है, तो मतलब पकड़ा गया है, तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड का वो हो जाए ना, शिकार हो जाए, मतलब उसका कोई ऐसा चीज सामने आ जाए, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं रहता। मसला ये है कि उस सेक्शन के आगे लिखा है शुड बी कन्विक्टेड बाय कोर्ट। तो कोर्ट कन्विक्शन नहीं हुई, जब तक कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया, मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया, तो अच्छा। अब ये लिखा हुआ है सेक्शन 184 सेक्शन सबसेक्शन 1 के पॉइंट ई में। अब उस सीएफओ का रट्टा इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने कहा भाई एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 पार्ट ई में लिखा है कि अगर मॉरल टर्पिट्यूड का कोई वाकया हो तो उसमें कोर्ट की कन्विक्शन जरूरी है, तो बोर्ड मीटिंग हो सकती है। अब आप जैसा कोई हो कि मुझसे रट्टा नहीं लगता, एक हाथ ऐसा होता है ना बच्चों, मुझसे रट्टा नहीं लगता, ठीक है जी। तो अब ऐसे बच्चे जब, ये मैं आपको बताऊं, आप ऐसे ढीले आदमी का काम नहीं है कि किसी कंपनी की बड़ी पोजीशन, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आप उससे पूछा गया जी, साहब ने कहा हाँ ये तो बात है, डायरेक्टर ने शराब पी है, तो ये तो आपको पता है, फिर तो हो गया डिस्क्वालीफाई। अब आपने पूरी मीटिंग रुकवा दी है, आपसे पूछा जा रहा है कि जी ये कहाँ लिखा है, आप कह रहे हो मैं देख के बताता हूँ। ठीक है जी, अब आपको पहले सेक्शन ढूंढना, जाके चीजें ढूंढनी है, नहीं होगा। जो टीचर आपको ये कहता है, जो बंदा आपको ये कहता है कि यार रट्टे के बगैर भी उससे ये कर लिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रट्टा का मतलब ये नहीं कि जैसे हाफिज कुरान पाक का रट्टा लगाते, ऐसा रट्टा नहीं। ऐसा रट्टा सिर्फ कुरान पाक हिफ्ज हो सकता है और कोई किताब याद नहीं हो सकती। वो कुरान पाक की अपनी बरकत है कि वो याद हो जाती है, आम किताब इस तरह याद नहीं हो सकती। रट्टे का मतलब ये है कि आप उसके की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। ठीक है जी, जैसे हर लिस्टेड कंपनी के कितने डायरेक्टर नहीं आपको पता होना चाहिए, ये रट्टा नहीं है। एक एक ऑडिटर बैंक स्टेटमेंट उठाता है, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं, स्टैंडर्ड में लिखा है ऑडिटर ने ये 5 काम करने जा, ये 5 काम करने, आपको वो 5 काम क्या हो, अल्फाज आपके अपने डजंट मैटर, लेकिन वो 5 काम करने के ऑडिटर ने, ये आपको याद होने चाहिए।
जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आया ऑडिट में, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार रट्टा मारा, उसने कहा सर रट्टा मार के केस स्टडी सॉल्व की थी। ये जो खाली केस स्टडी सॉल्व करने आप निकल जाते हैं ना पैदल, आता जाता कुछ नहीं है। मैं भी आपसे पूछना शुरू करूं यार पैनाडोल के फवायद क्या है, हाँ सोच सोच के लिख दो, नहीं होगा इस तरह काम। मैं आपको बताता हूं, रट्टा स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। रट्टे का मतलब फिर मैं आपको बता दूं, चीजें रिटेन रखना, वर्ड टू वर्ड चीजों को याद करना नहीं, तो आप इस प्रोफेशन में जो है वो नहीं चल सकोगे। अच्छा जी, आपसे एग्जामिनर ने पूछा जल्दी से बताओ ईओक्यू के अजम्पशंस क्या हैं। अब आपने अज्यूम करो याद किया हुआ है, आपको पता है जी डिमांड हम अज्यूम करते हैं कि असरटेनेबल है, पता है हमें। परचेज प्राइस हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कांस्टेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट है। परचेज प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब यही है कि डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। अब याद होगी चीजें। अब वहां बैठ के सोच रहे हो क्या बताया था सर, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर का क्या करेगा भाई, जब तू लिख ही नहीं पाएगा कुछ। तुमने उसको कन्विंस करना है किस पे, अपने पेपर की बेसिस पे यार। वहां जाके उसके घर जाके थोड़ी आपने कुछ करना। मेरी बेटा बातें आप ये दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपने केस स्टडीज अटेम्प्ट करो, लेकिन अपने बंदूक में कारतूस भी भरो। मैं पढ़ाई की बंदूक की बात कर रहा हूँ। चाइना की बंदूकें जो है ना वैसे ही मंडे से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे। अब आओ जरा दोस्त, यार इस सवालों के ना नाम तो मत जाना, ठीक है। हाँ जी, यहाँ देख लो, सर कह रहे जनाब खुजली लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पैम्पर्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है जी। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स मैनी टाइप्स ऑफ पैम्पर। अच्छा, इससे लिख के दिया कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, आप उसमें से किसी एक का ईओक्यू निकालने जा रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें से एक का डाटा ही है। मैं बताता हूँ, आगे जाके मैं ऐसे केसेस आपको कराऊंगा जिसमें जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी का प्रोडक्ट एक है या कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। क्यों, वो आपको कहेगा लास्ट ईयर की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी सारी थी। वो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो और भी प्रोडक्ट्स की ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी ना। तो ये आपने याद रखना है, ध्यान रखना है कि कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है या अभी आगे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। और उसमें सवालों में मसले आएंगे तो हम उसको बैठ के सॉल्व करेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। अभी क्या है जी, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, उसमें एक क्या है जनाब, शूशू, ठीक है जी, जो भी है। परचेज प्राइस है 200 रुपए एक पैम्पर की। अच्छा जी, एक पैम्पर की परचेज प्राइस कितनी है, 200। महंगा है जी। एनुअल डिमांड है 4,80,000 यूनिट्स। सर ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है, इतना बड़ा बड़ा लिख के जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, मैं जैसे इस बच्चे से पूछूं, एक व्हाइट कमीज सलवार जी, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है जी जी। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या, उसका काम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। यार एक सेकंड, अल्लाह के वास्ते, तमाम की नॉलेज अपडेट हो जाएगी जी। देखो, डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जो चीज मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर तक पहुंचाता है, ऐसा। इसका मतलब है ये बंदा प्रोडक्शन नहीं करता बल्कि ट्रेडिंग करता है, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देता है। तो इसके पास यूनिट्स होंगे, केजीज वेजीज या रॉ मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। हाँ बताओ जी, एक यूनिट की परचेज प्राइस है 200, एनुअल डिमांड कितनी है जी, 4,80,000 यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इंक्लूड्स दो चीजें, वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, बैंक ओडी यूटिलाइज, यानी बैंक का अगर लोन ले हम, उसका रेट कितना जी, 10%। अब याद रखो, इसकी होल्डिंग कॉस्ट में एक ऐसा कंपोनेंट है जो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई होकर कैलकुलेट होगा। तो अगर परचेज प्राइस चेंज होगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, ऐसा। अब बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, 1520। फिर वो कह रहे द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट इज विलिंग टू एक्सटेंड अ डिस्काउंट ऑफ 2% if order size for the product is 15,000 यूनिट्स और मोर। शाबाश जी, सेविंग कितने की आ रही है, 1877857। गुड, वेरी गुड जी, एक बच्चे ने कैलकुलेट किया, वेरी गुड।
मैं कह रहा हूं सर डिमांड है कितने की? 50,000 यूनिट्स की, सॉरी 480,000 यूनिट्स है। सर अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है मेरे पास सर वेयर हाउसिंग, कितने की? 5 रुपए की इंटरेस्ट है, 200 रुपए का 10%, कितना जी? 20, तो ये होगा कितना? 25। ऐसा फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरे पास कितने की? सर मेरे पास 1520 पर ऑर्डर। अगर मैं डिस्काउंट अवेल कर लूं तो क्या होगा सर? तो मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? एक होगी सर मेरे पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट कितने की? 5 रुपए की। फिर इंटरेस्ट कितने की? 10%, कितना? फिर सर मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट तो अनचेंज रहेगी, कितने? बिल्कुल सही है कुरान खान, बिल्कुल सही है। चलो जी आप बताएं सर, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं एनुअल परचेज कॉस्ट, फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। किस पे? ईओक्यू पे। और फिर इसके बाद मैं निकाल रहा हूँ किस पे सर? 50,000, 15,000। सर मेरे पास सबसे पहले परचेज कॉस्ट 4,80,000 इंटू 296 मिलियन रुपीज। फिर इधर कितना? 94। फिर एनुअल परचेज, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 480 को सर कितना? 7 1 2 954। अच्छा इधर फोर एट। पक्का जी? सर इसी तरह मेरे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितने यूनिट आपने परचेज किए सर? डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25, कितना? 95। अच्छा इधर सर 15,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 24.6, कितना आ रही है? पक्का जी? बड़े हम आगे दोस्त, इससे टोटल कितना आ रहा है? 96। और इधर जी 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 आगे आगे चेंज 18,857 ऐसा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मल्टीपल स्लैब्स हो तो होगा 15,000 में इतना डिस्काउंट, 20,000 में इतना डिस्काउंट, तो आप हर लेवल पे कैलकुलेट कर लें। यहाँ 2 कॉलम बनाने की जगह 3 4 कॉलम बना लें, ऐसा। आओ एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर।